हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले तत्वों की, और उसमें पहला तत्व जो था वो फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारकों के रूप में हमने लिया था। उसके बाद हमने बात की थी इकोनॉमिक या आर्थिक तत्वों की कि आर्थिक तत्व किस प्रकार कृषि को प्रभावित करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कृषि को सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो मानव इतिहास में जब से समाज का गठन हुआ तब से मनुष्य की एक अपनी जीवन पद्धति होती है। धर्म उसका उदय हुआ है, कास्ट, वर्ण और आदतें, ये जो है किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्ति की या दुनिया में जो भी व्यक्तित्व का विकास होता है वो इनको मानता है, और इसके अनुसार किस प्रकार कृषि का उत्पादन या वृद्धि या विकास होता है उस पर निर्भर करता है। जो वे ऑफ लाइफ है उसमें मनुष्य का खान पान कैसा है, वो किन चीज़ों को पसंद करता है, किसको अपनाने का प्रयास करता है, कृषि के विकास में ये सब देखने को मिलता है। अगर मैं धर्म की बात करूं तो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के धर्मों का उदय हुआ है, और उसके मानने वाले जो लोग हैं वो उसके अनुरूप ही अपना जो है कृषि उत्पादन करते हैं। जैसे बहुत सारे धर्मों में मांसाहार है, और बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो शाकाहार को अपनाते हैं। और शाकाहार को अपनाने वाले लोग जो हैं, जिन धर्मों को मानते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर उन फसलों का चुनाव किया जाता है जो शरीर को तंदुरुस्त रख सके। लेकिन जो धर्म जिसमें मांसाहार का उपयोग होता है वहाँ पर पशुपालन और जो है कृषि, वो उसका उद्देश्य जो है वो उस धर्म के अनुसार ही उत्पादन करना होता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परंपरागत सोच या ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को मानते हैं और उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। वो नवीन चीज़ों को अपनाने के बजाय उस प्राचीन पुरातन पंथी आदतों को ही अपनाते हैं या उसको जो है चलाते हैं, जो पिछले कई काल से चली आ रही हैं। ये भी कृषि को अत्यधिक प्रभावित करता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि के नवीन जो है आयाम आते हैं, किसान उनको नहीं अपना पाता अपनी परंपरागत सोच के पीछे। इसी प्रकार जो है जाति और जो है आदतें, वो भी जो है बहुत सारे फसलों को या कृषि के नवीन आयामों को अपनाने या नहीं अपनाने के ऊपर बल देता है। मैं कुछ सिस्टम हमारे यहाँ जो सामाजिक रूप से पाए जाते हैं कि भूस्वामित्व, और इसके अंतर्गत मैं बात करूँ तो मालिकाना हक जो है या जो स्वामित्व है उसके ऊपर, या जो भूमिहीन किसान हैं उनके ऊपर, या जो काश्तकारी को एक खेत का जो किरायानामा है या किराए के रूप में करते हैं, या जो सामूहिक मालिकाना हक है या जो सरकारी मालिकाना हक है, उस प्रकार से जो पाया जाता है ये सिस्टम भूस्वामित्व का, लैंड टेनर का। उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं उसमें पहला आता है लैंड ऑनरशिप, और उसमें अगर जो ज़मीन का मालिक है किसान, वो अपने अनुरूप जो है उस कृषि को उत्पादित करवाता है, और ज़्यादातर जो है ज़मीन का जो क्षेत्र है वो उसके पास रहता है, और उसी के अंदर जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को ही वो जो है अपने तरीके से मार्केट में लाता है या जो है अन्य जनसंख्या के वो काम आता है। जबकि भूमिहीन जो किसान है, जो जिसके पास मालिकाना हक नहीं है ज़मीन का, वो उस जमींदार के अनुरूप उस क्षेत्र में कृषि करता है। वो केवल वहाँ जो है अपना शारीरिक श्रम देता है, और बदले में उसको बहुत न्यूनतम जो है लाभ प्राप्त होता है। उसका अधिकांश भाग जो है वो भूमि मालिक के पास चला जाता है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ इसमें किराएदारी की, तो जो किसान जो ज़मीन को किसी मालिक से किराए पर लेकर अपने हित के लिए जो है वहाँ फसल उत्पादित करता है, तो वो उसमें उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं मालिक की, जिनके अनुरूप उसको फॉलो करना पड़ता है, और बदले में उसको या तो पैसा या जो है कृषि उत्पाद को उसको देना पड़ता है। और चौथा जो आता है सामूहिक मालिकाना हक, कि जो लोग छोटी ज़मीनों के मालिक हैं वो अपनी ज़मीनों को एक करके और उसके ऊपर सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते हैं। इसमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच के अनुरूप जो है कृषि कार्य होता है, पर उसका जो विभाजन है वो उन सभी लोगों में होता है जो उस ज़मीन के मालिक होते हैं। तो ये जो सामूहिक भूस्वामित्व है ये भी जो है अपना एक प्रभाव छोड़ता है। और एक सरकारी स्तर पर
जो है कृषि कार्य किया जाता है, वहाँ ज़मीन को जो है कोऑपरेटिव्स के अंडर में लेकर के, या अगर विदेशों की बात करें तो चीन में सामूहिक जो कृषि की जाती है सरकारी स्तर पर उसको कम्यून्स कहते हैं। रशिया में इसको कोल खोज और सोव खोज के नाम से स्टेट फार्मिंग को कहते हैं। भारत जैसे देश में भी ये जो है स्टेट फार्मिंग के रूप में किया जाता है, जहाँ पर ज़मीन जो है वो सरकारी स्तर पर और जो लोग जो काम करते हैं वो वेतन के ऊपर काम इसमें करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है भू जोत या लैंड होल्डिंग्स या साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, भू जोत का आकार। इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है, अगर मैं पूरे दुनिया में बात करूं तो 20वीं शताब्दी में जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी। दुनिया के ज़्यादातर जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए, जो विभिन्न जनसंख्या के नियंत्रण में थे, यूरोपियन जनसंख्या के नियंत्रण में थे। भारत की अगर बात करें सबसे पहले, या भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात करें, तो भारत में जो है 1931 से लेके और 1991 तक लगातार जनसंख्या, 1981 तक लगातार जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। 1991 में आके ये नकारात्मक हुई, और इसका जो प्रभाव था वो भारत में कृषि भू जोतों पर पड़ा। और इस कृषि भू जोत का जो पहला मैं इसमें टॉपिक लूँगा वो होगा कि प्रति व्यक्ति जो भारत में भूमि की उपलब्धता है वो 1.5 हेक्टेयर से भी कम है, 1.33 हेक्टेयर के रूप में आती है पर कैपिटा। और भारत में भी अगर आप राज्यों के अंतर्गत देखें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान जैसे या जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में या अरुणाचल जैसे राज्यों में, लेकिन इन राज्यों में भी ज़मीन की जो कृषि भूमि की जो है वो कमी काफ़ी पाई जाती है। केवल राजस्थान है जहां लगभग 4 हेक्टेयर तक जो है प्रति व्यक्ति ज़मीन की कृषि भूमि की उपलब्धता पाई जाती है। जबकि अगर इसके विपरीत मैं उन देशों को देखूं जो दुनिया के विकसित देश कहलाते हैं या न्यून जनसंख्या के क्षेत्र हैं, जैसे कनाडा है उत्तरी अमेरिका में, या यूएसए है, या ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 600 से ज़्यादा हेक्टेयर में जो है उपलब्ध है। और इस प्रकार इस कृषि को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जहाँ जनसंख्या का भार ज़्यादा है वहाँ कृषि का जो स्वरूप है वो गहनता की ओर जो है अपना इशारा करता है, यानी इंटेंसिव फार्मिंग वहाँ पर की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना जो है वो उस क्षेत्र की प्राथमिकता होती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें उन क्षेत्रों की जो विकसित हैं, वहाँ पर इस कृषि का जो स्वरूप है वो विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव फार्मिंग के रूप में सामने आता है। और उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक्सटेंसिव फार्मिंग में जो है नवीन तकनीक और जो है सोच का या वैज्ञानिक सोच का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो कृषि है ये व्यापार के लिए की जाती है। तो इस प्रकार भू जोत का जो है कृषि उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव देखने को पड़ता है। जहाँ जोत का आकार छोटा है वहाँ पर कृषि की जो गहनता है उसका विकास होता है, जहाँ भू जोत का आकार बड़ा है वहाँ विस्तृत कृषि का जो विकास होता है। एक और भारत जैसे देश में मैं अगर कहूँ कि वर्तमान समय में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो भारत में, अगर आप इनहेरिटेंस लॉ जो है उत्तराधिकार कानून, इसके तहत भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन है तो दूसरी जनरेशन में जब उसके 4 बच्चे हैं तो वो 4 में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार प्रति जो है पीढ़ी भारत में जोत का आकार जो है छोटा होता चला जाता है। और उस पर भी जो सामाजिक सोच है कि कोई बिजनेस में जाना चाहता है तो वो अपने खेत को खाली छोड़ देता है, या कोई नौकरी में जाना चाहता है वो किसी मजबूरी में उस जगह खेती नहीं कर सकता, और जमीन हथियाने के लालच में वो किसी और को भी नहीं देता है, जिसके कारण जो है जो 100 बीघा जमीन का उत्पादन था वो घट करके 25 बीघा या 30 बीघा या 50 बीघा में रह जाता है। तो इस प्रकार प्रति पीढ़ी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जोत का आकार जो है कम हो जाता है, और भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भी इसके द्वारा कमी आती है। एक इसका जो भू जोत का जो सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है वो कृषि में आर्थिक जो स्तर है उस पर भी देखने को मिलता है कि जहां जोत का आकार छोटा होता है वहां व्यापारिक फसलों का उत्पादन इतने बड़े क्षेत्र में नहीं हो पाता। अगर मैं दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो वहां जैसे एक बहुत बड़ा बेल्ट है कॉर्न बेल्ट,
जो केवल मक्का उत्पादित करने के काम आता है, और उस मक्के का जो उत्पादन है वो केवल जो है वहाँ की पोक इंडस्ट्री के लिए है। तो इस प्रकार वहाँ जो दुनिया भर में जो आज पोक अमेरिका से जो सप्लाई हो रहा है, उसके उत्पादन के पीछे वहाँ की जो कॉर्न बेल्ट है या जो मक्का उत्पादक पेटी है, उसका जो है अहम रोल है। इसी प्रकार भारत के गोवा जितने बड़े राज्य में अमेरिका आलू उत्पादन करता है, इतने बड़े क्षेत्र में जो वहाँ के पोटैटो चिप्स का एक्सपोर्ट होता है। तो इस प्रकार जो भू जोत है वो किस प्रकार आर्थिक जो स्तर को नियंत्रित करती है, आर्थिक स्तर को प्रभावित करती है। भारत जैसे देशों में जहाँ जनसंख्या के अत्यधिक प्रसार के कारण शहरों के विस्तार हुए, और शहरों के विस्तार के कारण जो है उपजाऊ कृषि भूमि जो शहरों के आसपास पाई जाती थी उसको वो नष्ट हो गई, जिसके कारण भी है उत्पादन अत्यधिक तेजी से गिर गया। और ये जो क्षेत्र थे कृषि उत्पादन के, जिसको हम फ्रिंज एरिया में मानते हैं, वो अब बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए, जहां जमीन का उपजाऊ पर इतना नहीं पाया जाता। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शिक्षा और साक्षरता, एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसका भी एक अहम रोल जो है इसमें रहा है। और शिक्षा का सबसे बड़ा रोल जो है एग्रीकल्चर में इसलिए भी है कि आज वैज्ञानिक सोच के कारण, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे भारत में हम देखें तो भारत में ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या विश्व के स्तर पर हम देखें तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या दुनिया भर के जो अन्य शोध संस्थान हैं, वो कृषि को किस प्रकार विकसित, अधिक उत्पादन वाली और सेफ जो है, यानी बीमारियों से रहित रहने वाली कृषि के रूप में नित नए जो है आविष्कार किए जाते हैं, उन्नतशील बीजों का आविष्कार किया जाता है। फसलों के, क्योंकि आज कृषि का जो स्वरूप है वो व्यापारिक और औद्योगिक रूप में सामने आ रहा है, लेकिन बहुत सारा जो शिक्षा के अभाव में आज भी गाँव के किसान जो हैं भारत जैसे देश में, वो परंपरागत कृषि करते हैं, खाद्यान्न उत्पादित करते हैं, वो व्यापारिक और औद्योगिक फसलों को उत्पादन करने में हिचकते हैं, जिससे उनकी जो आय का स्रोत है वो भी एक बहुत ही कम बना रहता है। तो शिक्षा अगर होगी, किस प्रकार शिक्षा के माध्यम से जमीन की गुणवत्ता, मिट्टी की किस्में, उसमें सिंचाई के साधनों का विकास, या उसमें वर्तमान जो सिंचाई की विधियां हैं, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो सिस्टम है, या जो सरकारी नीतियां हैं, किसान को जो सब्सिडी मिलती है, इन सब चीज़ों का उसको अभाव रहता है, जिसके कारण जो है वो इन नवीन तकनीकी जो है सिस्टम को अपना नहीं पाता। अगर शिक्षित किसान होगा तो वो अत्यधिक जो है विकसित कृषि को अपनाएगा, जिसके कारण उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो भारत में या दुनिया भर में जो भूमि सुधार के कार्यक्रम हुए हैं, वो भी सामाजिक स्तर पर जो है काफ़ी अपना महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। और किस प्रकार जो है भूमि जो है विभिन्न उससे ग्रसित पाई जाती है कारकों से, जैसे भूमि में कटाव किस प्रकार होता है, भूमि में लवणता किस प्रकार होती है, और भूमि का जो गुणवत्ता है या जो उसके पोषक स्तर है वो किस प्रकार, या बाढ़ के या सूखे के कारण जो कृषि में जो प्रभाव पड़ता है मिट्टी का, वो किस प्रकार होता है, उसको सुधारने के लिए कई कार्यक्रम जो है अपनाए जाते हैं। चकबंदी कि किस प्रकार लैंड को जो है एक साथ इकट्ठा करके, और जो चकबंदी कानून जो भारत सरकार में लाया गया था, ये भी भूमि सुधार का एक बड़ा रूप है। और इस प्रकार देखने को मिलता है कि किस प्रकार सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर जो है कृषि को ये कारक प्रभावित करते हैं। थैंक यू।